प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज आपके साथ जिस विषय पे बात करना है वो विषय है जल संसाधन। परीक्षा के दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण चैप्टर है, ये पाठ है ये, ठीक है, जिसमें अंक प्राप्त करना भी काफ़ी सरल है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस विषय को। तो इसमें जो मैं आपके साथ बात करूँगा, जिनमें सबसे पहला परिचय है, फिर हम ताज़ा जल का वितरण पे बात करेंगे, जल समस्या को लेके बात करेंगे, जल संसाधन के प्रबंधन को लेके बात करेंगे और उसके बाद बहुउद्देशीय परियोजना को लेके बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं परिचय को लेके। ठीक है, सामान्यतः जब हम जल संसाधन की बात करते हैं तो इसका महत्व ये हुआ कि जल एक बहुत ही बहुमूल्य संसाधन है। बिना जल के मानव का जो अस्तित्व है वो संभव नहीं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है जल है तो कल है, क्योंकि जल का महत्व वर्तमान समय में अत्यधिक है। क्योंकि अगर आप एक पल खाना नहीं खाते आप रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के हम अपना जीवन नहीं जी सकते। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि जल का जो महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर सामान्यतः हम ये देखें कि हमारी जितनी भी दैनिक क्रियाकलाप होती हैं, हमारे डेली लाइफ की जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, तो बिना जल के संभव नहीं। यानी कि जितनी भी एक्टिविटी है, जब तक जल नहीं मिलेगा तब तक वो कार्य संपन्न हो नहीं सकते। ठीक है, सामान्यतः अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पूरे पृथ्वी के 71% भागों पर जल पाया जाता है। ठीक है, 71% भाग जल से जल है इस पे। बाकी उसमें से भी 2.997 जो % जो वाटर है वो हिमानी के रूप में या किसी अन्य रूप में पाया जाता है, और उसमें से 0.003 जो % जल है वो सामान्यतः हमारे उपयोग में है। यानी कि विश्व की 7 से 8 अरब जो जनसंख्या है वो 0.003% वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जल कितना बहुमूल्य संसाधन है, जल का महत्व कितना ज़्यादा है हमारे लिए। ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं ताज़ा जलों के वितरण को लेके, फ्रेश वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। तो अगर मैं बोलूँ कि ऑल वाटर, यानी कि अगर मैं पूरे जल की बात करूँ तो पूरा जल अगर 97% है, उनमें से 3% पानी ही फ्रेश वाटर है। ठीक है, उन 3% पानी को अगर हम फ्रेश वाटर को 100% मान लेते हैं तो उसमें से क्या है कि जो 79% जो एरिया है वो आइस कैप एंड ग्लेशियर में है, 20% ग्राउंड वाटर से है, और सरफेस फ्रेश वाटर में कितना है 1% है। ठीक है, और उसमें से भी अगर मैं बोलूँ ईजिली एक्सेसिबल सरफेस फ्रेश वाटर जो हमें आसानी से मिल जाता है, उनमें लेक में कितना है 52%, प्लांट में कितना है 1%, रिवर में कितना है 1%, एटमॉस्फेरिक में कितना है 8%, सॉइल मॉइस्चर में कितना है 38%। तो ताज़ा जलों के वितरण को लेकर ये बात आती है कि ऑल वाटर तो 97% है हमारे पास। ठीक है, लेकिन उसमें से जो फ्रेश वाटर है ना वो कितना है 3% है। अब अगर इसी 3% को हम 100% मान लें तो उनमें से 79% आइस के रूप में है और 20% ग्राउंड के रूप में है और 1% ऐसे पानी है जो ईजिली हमें मिल जाते हैं। अब अगर हम ईजिली को ही 1% मान लें, इसी को ही हम 100% मान के चलें तो 52% लेक से मिल जाते हैं, 1% प्लांट के अंदर है, 1% रिवर के अंदर है, बाकी 8% एटमॉस्फेरिक में और 38% सॉइल मॉइस्चर में। ठीक है, तो इससे ये समझ में आता है कि इसका इम्पोर्टेंस जो है कितना ज़्यादा है। इतने ज़्यादा वाटर के रहने के बावजूद भी फ्रेश वाटर सिर्फ 3% है, और उन 3% में भी 1% ही ऐसा पानी है जो हमें आसानी से प्राप्त होता है, आसानी से मिलता है, और 1% में से भी देखो लेक में 52% है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि जो फ्रेश वाटर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरीके से। ठीक है, ठीक है, अब जो मेन समस्या आती है वो आती है जल समस्या को लेकर, वाटर स्कैर्सिटी को लेके। तो हम ये देखते हैं कि जल समस्या है क्या और इसके पीछे कौन कौन से कारण जो है वो उत्तरदायी हैं, जिम्मेदार हैं। तो इसका सामान्यतः अर्थ है कि जल की मात्रा में कमी आना। यह तो आपको पता होगा कि हमारे दैनिक क्रियाकलाप के कारण, हमारे दैनिक जो एक्टिविटी है उसके वजह से जल की समस्या जो है वो काफ़ी विकराल रूप धारण करती जा रही है। और आप जिस कक्षा के विद्यार्थी हैं उन्हें अवश्य यह ज्ञात होगा कि किन किन कारणों के कारण जल की समस्या जो है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। इसीलिए सामान्यतः अब हम एक एक करके जल की समस्या के पीछे जो कारण है उनके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो आज वर्तमान समय में जो जल की समस्या दिख रही है उसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं, जिनमें से कुछ कारणों की चर्चा मैं यहाँ पे आपके साथ कर रहा हूँ। तो पहला है जल का अत्यधिक उपयोग, कि वर्तमान का जो मनुष्य है, वर्तमान का जो मानव है, जल का
अत्यधिक मात्रा में क्या करता जा रहा है, उपयोग करता जा रहा है। अपने हर छोटी से छोटी कामों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जल को यूटिलाइज करता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जलों का उपयोग करता जा रहा है, जिसकी वजह से जल की समस्या बढ़ती जा रही है। दूसरा कारण है अत्यधिक जनसंख्या। समय के साथ जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि देखने को मिल रही है, ना कि जनसंख्या घट रही है। तो ये स्वाभाविक है कि जनसंख्या के वृद्धि होने के कारण, जनसंख्या जैसे जैसे वृद्धि होगी, ग्रोथ होगा जनसंख्या में, उस तरीके से जल की जो मांग है उसमें भी क्या होगी, वृद्धि होगी, जिसकी वजह से जल समस्या हो रहा है। उसके बाद हो गया आपका औद्योगिकरण और नगरीकरण, यानी कि उद्योगों के कारण और नगरों के कारण भी जल की समस्या जो है वो काफ़ी विकराल रूप जो है धारण करती जा रही है। और चौथा हो गया जागरूकता का अभाव, यानी कि वर्तमान समय में लोगों के अंदर किसी भी प्रकार की जागरूकता नहीं है जल को लेके, जल के प्रति, यानी कि जल को हमें बचाना है या नहीं बचाना है, किसी को इस बातों पे ध्यान नहीं है। तो हमारे का जो मेन समस्या है जागरूकता का अभाव, ठीक है। एंड जो पांचवी जो मुख्य समस्या है जल प्रदूषण। आज के टाइम में वाटर पॉल्यूशन इतने बड़े स्तर पे होता जा रहा है, इतने बड़े लेवल पे होता जा रहा है कि एक अच्छा जल मिलना भी लोगों के लिए एक समस्या की बात हो गई है, ठीक है। तो ये 5 कारण हैं जो आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी और इसके एक्सप्लेनेशन भी आप बहुत ही अच्छे से दे पाएंगे। इसके अलावा कुछ और भी कारण हैं जिसकी चर्चा हम एक एक करके फिर से करते हैं। जल समस्या के पीछे जो मुख्य कारण है उसमें ग्लोबल वार्मिंग भी आता है, फार्मिंग भी आता है कि हम इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर का यूज़ करते जा रहे हैं जिसमें हम इरिगेशन काफ़ी ज़्यादा करते जा रहे हैं, ठीक है। माइनिंग होती जा रही है बहुत बड़े लेवल पे, इलीगल डंपिंग होती जा रही है, ओवर पॉपुलेशन का हमने बात कर लिया, सॉइल पॉल्यूशन होता जा रहा है, वाटर पॉल्यूशन होता जा रहा है, क्लाइमेट भी वेरियर करता है, कहीं पे बारिश ज़्यादा हो रही है, कहीं पे बिल्कुल नहीं हो रही है, ठीक है। ड्राउट हो गया, कहीं पे सूखा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, वहाँ ये भी एक रीजन है वाटर स्कैर्सिटी के, पानी की कमी का, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं करप्शन देख लीजिए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट देख लीजिए कि साउथ के कई ज़्यादा स्टेट हैं वहाँ पे पानी को लेके ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर के वजह से भी कई इलाकों में पानी को रोक दिया जा सकता है। मान लो कि पाकिस्तान में जो रिवर जाती है यहाँ से सिंधु, तो इसका जो ज़्यादातर जो रिवर जो है सिंधु का भारत जो उतना यूटिलाइज नहीं करता है। अगर मान लो इंडिया पाकिस्तान में वॉर हो जाती है तो भारत उसकी पानी को रोक देगा या किसी दूसरे मोड पे लेके आ जाएगा। तो वहाँ पे एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर की वजह से पाकिस्तान के कुछ लोगों को पानी अपने लेवल पे नहीं मिल पाएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर की वजह से भी वाटर स्कैर्सिटी आ सकती है, ठीक है। अब कैसे आ सकती है, एक बार मैं फिर से इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ आपको। मान लो एक स्टेट ये है, एक स्टेट ये है, अगर इस वाले स्टेट से और इस वाले स्टेट का जो रिलेशन है बहुत ही ख़राब है, कॉन्फ्लिक्ट भरा हुआ है, तो इस रिवर से जो रिवर जाती है, ठीक है, अब ये स्टेट इस रिवर को किसी दूसरे इलाके में मोड़ देगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि इन इलाके में जो है पानी एक अच्छे लेवल पे नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिलेगा। तो कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर की वजह से भी वाटर स्कैर्सिटी जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो जनरली आप इन पॉइंट को तो याद रखें, जल का अत्यधिक उपयोग, अत्यधिक जनसंख्या, औद्योगिकरण, नगरीकरण, जागरूकता का अभाव, जल प्रदूषण। इसके साथ इसमें से भी कुछ बातों को भी शामिल करते हुए चलें, जैसे कि फार्मिंग हो गया, ठीक है, जैसा कि आपका फार्मिंग हो गया, जैसा कि आपका माइनिंग हो गया, जैसा कि आपका क्लाइमेटिक फैक्टर हो गया, ठीक है, आपके कॉन्फ्लिक्ट हो गए, आपके नेचुरल डिजास्टर हो गए, आप इनको भी शामिल करते हुए चलें। अब बात करते हैं जो वाटर स्कैर्सिटी होता है, जल की जो समस्या आती है उसका क्या इफेक्ट होता है, क्या परिणाम होता है। तो सबसे पहला इफेक्ट है पॉवर्टी, गरीबी में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। पानी नहीं मिलता, लोगों की जो निर्धनता है वो एक अलग स्तर पे आ जाती है, क्योंकि मान लो जब पानी नहीं मिल रहा है, पानी का डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, व्यक्ति उसको खरीदने लगेगा, तो पॉवर्टी जैसी स्थिति देखने को मिलती है। हंगरनेस देखने को मिलती है, लोग पानी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, खाने को कम देने लगते हैं, तो हंगरनेस वहाँ देखने को मिलता है। लोग प्यासे मर जाते हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम लोगों का वीक हो जाता है, क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है, एजुकेशन का वो गिर जाता है, लोग माइग्रेशन करने लगते हैं, बीमारियां फैलने लगती हैं। तो ये वो कारण है, जब जल नहीं होगा तो कई समस्या जो है उभरती चली जाएंगी। तो जल दुर्लभता के कारण, जल समस्या के कारण कई सारी समस्याएं जो हैं, कई सारे परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। पॉवर्टी हो गया, फिर आपका हंगर हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद थोड़े से लोग प्यासे रहते हैं, लोगों के इम्यून सिस्टम वीक हो जाते हैं, डिजीज़ जो है वो काफ़ी, फिर जो आपके जो डिजीज़ हैं, डिजीज़ में बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लगता है,
लोगों के एजुकेशंस गिरने लगते हैं, लोग माइग्रेशन करने लगते हैं, तो इन सब का एक नेगेटिव इफेक्ट ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो जब वाटर स्कैरसिटी की बात करते हैं, वाटर स्कैरसिटी के पीछे कई सारे रीजंस अवेलेबल हैं, कई सारे कारण हैं, बट इसका प्रभाव सकारात्मक नहीं होता है, इसका हमेशा प्रभाव जो है नकारात्मक देखने को मिलता है। पॉवर्टी, हंगर, थर्स्टी, फिर वीक इम्यून सिस्टम हो गया, स्प्रेड डिजीज़ हो गया, लो लेवल ऑफ एजुकेशंस हो गया, माइग्रेशंस हो गए, तो इस तरीके के जनरल प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं वाटर स्कैरसिटी के वजह से। ठीक है, अब यह है कि हम इसका सॉल्यूशन कैसे करें, जो जल दुर्लभता है उसको हम नियंत्रण कैसे करें, हम उसको कंट्रोल कैसे करें। तो यह है कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। अगर जनसंख्या नियंत्रित होगी तो जल का जितना मात्रा में आज के टाइम में उपयोग किया जाता है उसकी डिमांड जो है कम होती जाएगी। तो पहला तरीका है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, फिर हम रूल एंड रेगुलेशंस हो गया, एक नियम कानून लेके आए एग्रीकल्चर के फील्ड में या इन सब फील्डों में। ठीक है, उसके बाद मिटिगेट पॉल्यूशन, हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करें। ठीक है, पानी को बचाएं, लोगों के अंदर एजुकेशंस लेके आएँ, कन्विंस फैमिली एंड फ्रेंड, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को जल की अहमियत के बारे में बताएं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बेटर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें एक बेटर यानी कि एक अच्छा पानी वितरण का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, क्योंकि कई ज़्यादा मात्रा में जो पानी है वो वेस्ट हो जाता है, तो उसको भी हम बचाने की कोशिश करें। ठीक है, फार्मिंग वाले जो फार्मिंग है, जो एग्रीकल्चर का जो एरिया है उसमें हम केमिकल्स को कम से कम यूज़ करें, माइनिंग की जो प्रैक्टिस है उसको भी हम कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो ये वो तरीके हैं, वो सॉल्यूशंस हैं जिसकी वजह से वाटर की स्कैरसिटी को रोका जा सकता है, जल की समस्या से नियंत्रण पाया जा सकता है और जल को बचाया जा सकता है। तो जल के बचाने के लिए आप पॉपुलेशन को कंट्रोल कीजिए, आप रूल एंड रेगुलेशंस लेके आइए, आप टेक्नोलॉजी डेवलप कीजिए, एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, पॉल्यूशन को कम कीजिए, एजुकेशंस लेके आइए, सेव वाटर को प्रमोट कीजिए बड़े लेवल पे। ठीक है, रिसर्च को आगे लेके आइए, अपने फैमिली एंड अपने फ्रेंड्स को बताइए, एजुकेशन में इसको एक पार्ट बनाइए। तो ये वो तरीके हैं, वो चीज़ें हैं जिससे वाटर स्कैरसिटी को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वाटर स्कैरसिटी है क्या, वाटर स्कैरसिटी के पीछे कौन कौन से रीजंस जिम्मेदार हैं, कौन कौन से रीजंस हैं, एंड इसका क्या इफेक्ट होता है, क्या परिणाम होता है। तो परिणाम इसके सब नकारात्मक होते हैं, लाइक पॉवर्टी बढ़ जाती है, हंगरनेस देखने को मिलता है, प्यासे होते हैं लोग, लोगों का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, बीमारियां फैलने स्टार्ट हो जाती है, एजुकेशन का लेवल गिर जाता है, लोग माइग्रेशन करने लगते हैं, लोगों के हैबिट्स ख़राब हो जाते हैं, कई स्पेसीज ख़त्म हो जाती है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। तो ये वाटर स्कैरसिटी की क्या है, प्रॉब्लम है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, तो सॉल्यूशन कर सकते हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करके, रूल एंड रेगुलेशंस को लाके, जो एग्रीकल्चर फील्ड है वहाँ पे हम केमिकल का कम यूज़ करें, माइनिंग को कम से कम करने की कोशिश करें, टेक्नोलॉजिकल डेवलप करें, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, सेव वाटर को प्रमोट करें। ठीक है, एजुकेशंस को प्रमोट करें, अपने फैमिली एंड अपने फ्रेंड्स को कन्वीनियंस करें, और रिसर्च को प्रमोट करें। ठीक है, इस फील्ड में रिसर्च को प्रमोट करें, ये तभी वाटर स्कैरसिटी को जो प्रॉब्लम है उससे सॉल्यूशन पाया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जल संसाधनों का प्रबंधन, कि हम वाटर रिसोर्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो वर्तमान समय में देखिए, जो जल संसाधन का प्रबंधन है आप इस तरीके से तो कर ही सकते हैं, बट कुछ और भी तरीके की मैं जो है इसमें आपके साथ बात कर रहा हूँ, आप उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जल संसाधन का प्रबंधन, वर्तमान समय में जल का प्रबंधन करना आज की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसके पीछे कई कारक जो है उत्तरदायी हैं, जैसे लोगों में जल को बचाने की चाह का अभाव, लोगों के अंदर जागरूकता की कमी, जल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग, ये कारक है जिनके वजह से जल के सामने काफ़ी समस्या है। तो इनका प्रबंधन करना क्या है, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जल का जो प्रबंधन है उसे आप देख सकते हैं कि जल का प्रबंधन, प्राचीन समय की बात करते हैं, प्राचीन समय में जल का जो प्रबंधन है ना वो किस तरीके से किया जाता था। ठीक है, प्राचीन समय की अगर आप बात करेंगे तो प्राचीन समय में पहले बांध बनाए जाते थे, सिंचाई की प्रणाली हम देख सकते हैं, मानव निर्मित लेक बनाए गए, टैंक बनाए जाते थे प्राचीन समय में। तो बांध की अगर बात करें तो मौर्य काल में बांध बनाया जाता था जिससे वाटर को बचाया जा सके। सिंचाई के अलग अलग तरीके एक्सेप्ट किए गए थे कि भाई सिंचाई इस तरीके से किया जाएगा कलिंगा के टाइम में, ठीक है, जिससे वाटर को बचाया जाएगा। मानव निर्मित लेक, मानवीय लेक बना देते थे जिसमें पानी को कलेक्ट करते थे, छोटे छोटे टैंक्स बनाते थे, जिस तरीके से आज हमें एक हौज खास देखने को मिलता है इस तरीके का। लेकिन आधुनिक समय में जो है, ठीक है, आधुनिक समय में अगर हम जल की बात करें
वाटर जल के प्रबंधन की बात करें तो एक है बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। एंड दूसरा जो प्रकार है वो है वर्षा जल संग्रहण, यानी कि आधुनिक समय में जो जल की जो प्रबंधन की बात है वो हम दो तरीके से कर रहे हैं वर्तमान समय में, एक बहुउद्देशीय परियोजना को लेके, एक वर्षा जल संग्रहण को लेके, ठीक है। बहुउद्देशीय जो परियोजना है वो मल्टी लेवल प्रोजेक्ट होता है जिसमें हम डैम्स को डेवलप करते हैं। तो डैम्स का कुछ लाभ भी है, कुछ हानियाँ भी हैं, वो हम आने वाले टॉपिक में देखेंगे। बट हम पहले वर्षा जल संग्रहण की बात कर लेते हैं, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है एक पारंपरिक तरीका है, यानी कि एक ट्रेडिशनल वे है कि पहले लोग वर्षा के जलों का संग्रहण कैसे करते थे और आधुनिक समय में कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो पारंपरिक तरीके जो यानी कि एंशिएंट टाइम में जो वर्षा के जल का जो संग्रहण करने की विधि थी, लोग कूल बनाते थे। कूल क्या होता था, वो गोलाकार टैंक होते थे, गोल गोल से टैंक होते थे, ठीक है। हिमालय के क्षेत्रों में लोग उसमें जो है पानी को क्या कर लिया करते थे, कलेक्ट कर लिया करते थे। बाद में क्या आ गया, जोहड़ आ गया, जिसे आप राजस्थान में आपने सुना होगा, लोग जोहड़ों में पानी के जलों को बचा लेते थे। बाद में अंडरग्राउंड टैंक्स आने लगे, लोग टैंक में, आपने स्कूलों में देखा होगा, आपके स्कूलों में भी होगा, तो लोगों ने टैंक्स में इसको बचाना स्टार्ट किया पानी को। तो ये जो तरीके थे, ये ट्रेडिशनल तरीके थे। एंशिएंट टाइम में या अभी से कुछ टाइम पहले इसको एक्सेप्ट किया जाता था, जैसे कूल का बना लेना, हिमालय के एरिया में जोहर को बना लेना, टैंक को बना लेना। बट आधुनिक टाइम में अगर मैं बात करूँ, वर्तमान समय की मैं बात करूँ, तो वर्तमान समय में वर्षा के जलों का संग्रहण किया जाता है काफ़ी अलग तरीके से। यानी कि वर्षा के जल को एकत्रित करने की विधि जो है काफ़ी अलग है। यानी कि जब बारिश होता है तो वर्तमान समय में जितने भी घर हैं वो लगभग पक्के घर बन चुके हैं, सीमेंट कंक्रीट के घर बन चुके हैं। तो सभी छतों की सहायता से एक पाइप वो लोग लेके आते हैं और हर घरों में एक टैंक जैसी व्यवस्था बना देते हैं, ठीक है। एक मिनट में इसको थोड़ा वो कर लेता हूँ, इरेज कर लेता हूँ एंड अगेन फिर बताता हूँ। तो वर्तमान समय में अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए कि ये मान लीजिए कोई घर है, ठीक है। मान लीजिए कोई घर है। अब इसी घर पे क्या है कि जब क्लाउड बनते हैं तो क्लाउड बनने के बाद बारिश होता है, तो इन्हीं घरों से एक पाइप रहता है जो पाइप नीचे की तरफ आता है, एकदम नीचे की तरफ आता है, और हर घरों में लगभग एक टैंक होता है जहाँ पे बारिश का जो पानी हो क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से वर्तमान समय में जो है वो वर्षा के जलों का संग्रहण किया जा रहा है। लेकिन पहले कुछ इस तरीके की विधि नहीं थी, क्योंकि पहले इस तरीके के घड़े नहीं होते थे, सभी घर मिट्टियों के होते थे। लाइक कुछ इस तरीके से, लाइक हम बचपन में हमने ऐसा ड्राइंग बनाया है, तो इस तरीके के घर होते थे। तो उसमें लोग कूल बना लिया करते थे, जोहड़ बना लिया करते थे, टैंक बना लिया करते थे। लेकिन अब जो टाइम है थोड़ा एडवांस टाइम हो गया है, सभी घर कॉन्क्रीट घर हो चुके हैं, ठीक है। तो आज के टाइम में जो वर्षा का जल का जो संग्रहण है वो अलग तरीके से किया जाता है। जब वर्षा का जो जल है वो छत पे आता है तो एक पाइप की सहायता से वो किसी टैंक में चला जाता है, वो कलेक्ट हो जाता है, और जब अलग अलग काम होते हैं तो उसका यूटिलाइज जो है धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो वर्तमान समय में वर्षा के जलों को इस तरीके से बचाया जा रहा है। और तमिलनाडु जो एक ऐसा स्टेट है, तमिलनाडु, जहाँ पे सभी घर में जो है ये एक तरीके से कंपलसरी की तरह है, यानी कि हर घर में जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाया गया है। और ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए कि हमें भी अपने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कुछ कुछ बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट विषय बहुउद्देशीय परियोजना को लेके, ठीक है, मल्टी लेवल प्रोजेक्ट को लेके। तो जब हम बहुउद्देशीय परियोजना की बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि इस परियोजना के कई उद्देश्य होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो बिजली बनाने के लिए, अगर आप बात करेंगे तो टूरिज्म को लेके, ठीक है, इसके कई सारे अपने उद्देश्य होते हैं, ठीक है। तो इस परियोजना से जो है कुछ लाभ भी हैं, जैसे बाढ़ों पर नियंत्रण कर लिया जाता है, विद्युत का उत्पादन होता है, बिजली बनती है, मत्स्य उत्पादन होता है कि बहुत बड़े लेवल पे मत्स्य पालन किया जाता है, पर्यटन को प्रमोट किया जाता है, टूरिज्म को प्रमोट किया जाता है, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है, आर्थिक व्यवस्था अच्छी होती है, फिर राजनीतिक व्यवस्था अच्छी होती है। उसके बाद आप देखेंगे कि स्थानिक महत्व इसका जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो जब बहुउद्देशीय परियोजना की बात करते हैं तो उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि इस परियोजना के कई उद्देश्य होते हैं, जैसे कि बाढ़ों पर नियंत्रण, विद्युत उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, पर्यटन, आर्थिक, राजनीतिक, जैव विविधता, स्थानिक महत्व जो है इनका अत्यधिक ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन ये तो इस परियोजना के मुख्य लाभ हैं, ठीक है। लेकिन इस परियोजना की कई हानियाँ भी हैं, जैसे कि इन परियोजना की वजह से क्या होता है, सांस्कृतिक विनाश होता है, सामाजिक विनाश होता है, आपदा की समस्या बहुत बड़े स्तर पर आ जाती हैं, पर्यावरण समस्या उत्पन्न हो जाती हैं, अवसाद एकत्रित होते हैं,
मानसिक असंतुलन होता है और पुनर्वास जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ आपको एक केस स्टडी के तरीके से, कि आपको पता होगा कि सरदार सरोवर डैम के बारे में, ठीक है, टेहरी डैम के बारे में, इन सब के बारे में आपको पता होगा। तो जब हम इन डैम की बात करते हैं, जहाँ पर ये डैम बनाए गए वहाँ पे लगभग एक गांव हुआ करता था, ठीक है। उन गांव के लोगों ने काफ़ी मूवमेंट किया, काफ़ी प्रोटेस्ट किया, लेकिन तब भी वो लोग मतलब सरकार के जो डेवलपमेंट के काम है उसके आगे उनको झुकना ही पड़ा, उनको वहाँ से पुनर्वास करना ही पड़ा, ठीक है। तो जब व्यक्ति अपने जगह से, मान लीजिए जिस जगह पे डैम बन रहा है, व्यक्ति जब उस जगह को छोड़ता है तो उसका कई सारा प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कि उस व्यक्ति का जो अपना कल्चर है वो ख़त्म हो जाता है, उसकी जो सोसाइटी, उसकी जो सामाजिक व्यवस्था थी वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। उसकी जो मानसिक असंतुलन है वो उत्पन्न हो जाता है। तो काफ़ी समस्या देखने को मिलती है। यानी कि जब व्यक्ति अपने जगह से पुनर्वास करता है, मान लीजिए जिस जगह पे डैम बन रहा है वहाँ से व्यक्ति को उस जगह को छोड़ के जाना पड़ता है। तो जब व्यक्ति उस जगह छोड़ के जा रहा है तो व्यक्ति की सांस्कृतिक जो विनाश है वो हो जाती है, सामाजिक विनाश हो जाती है, उसके जो मानसिक असंतुलन है वो उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और जब डैम बन जाता है तो बड़े स्तर पे वहाँ पर क्या है, पानी का कलेक्शन हो जाता है। तो पानी के कलेक्शन ज़्यादा हो जाने की वजह से अर्थक्वेक जैसी समस्या आ जाती है, ठीक है। यानी कि जहाँ पे पानी बहुत बड़े लेवल पे कलेक्ट होता है तो बड़े लेवल पे, तो उन सब एरिया में जो है अर्थक्वेक जो ज़्यादा देखने को मिलता है, जिससे आपदाएं काफ़ी ज़्यादा आती जाती है। जहाँ पे पानी इकट्ठा रहता है वहाँ पे सेडिमेंट बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, और जब वही सेडिमेंट बड़े स्तर पे इकट्ठा हो जाता है तो उस एरिया में फ्लड की स्थिति आ जाती है, ठीक है। और जो पानी है उस पानी की वजह से पर्यावरण समस्या भी उत्पन्न हो जाता है कि आसपास के जो फॉरेस्ट वाले इलाके हैं वो भी वाटर कवर हो जाते हैं, उसमें भी पानी चले जाते हैं, जिससे पर्यावरण नाश होता है। तो इस परियोजना से काफ़ी सारी हानियाँ भी जो है वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। यानी कि जब मैं बात करता हूँ बहुउद्देशीय परियोजना का, तो इस परियोजना के कई सारे उद्देश्य होते हैं और इस परियोजना के कई सारे लाभ हैं, जैसे बाढ़ों पर नियंत्रण हो जाता है, विद्युत बनता है, मत्स्य उत्पादन होता है, टूरिज्म बढ़ता है, इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, पॉलिटिकली एक चीज़ देखने को मिलती है, एडवांसमेंट देखने को मिलती है, बायोडाइवर्सिटी रीच हो जाता है, स्थानिक महत्व देखने को मिलता है। लेकिन इसकी कई सारी हानियाँ भी हैं। व्यक्ति का पुनर्वास होता है, तो जैसे ही व्यक्ति का पुनर्वास होता है तो व्यक्ति का सांस्कृतिक विनाश हो जाता है, व्यक्ति के सामाजिक विनाश हो जाता है, व्यक्ति का जो मानसिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और पानी ज़्यादा जमा रहने की वजह से अर्थक्वेक जैसे डिजास्टर आ सकते हैं, लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, आपदा की समस्या बढ़ जाती है, ठीक है। पर्यावरण समस्या उत्पन्न हो जाती है कि आसपास के फॉरेस्ट जो है वाटर कवर हो जाते हैं, जिसमें रहने वाले जो जीव जंतु है वो मर जाते हैं, पेड़ काफ़ी ख़राब हो जाते हैं और पानी में अवसाद एकत्रित हो जाता है। ये इसकी कुछ मुख्य हानियाँ हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भारत के कुछ मुख्य बांध पे, परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक इम्पोर्टेंट, अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। यह है भारत का उड़ीसा राज्य, जिसमें हीराकुंड बांध स्थित है, ठीक है। उसके बाद अब आपका आता है मध्य प्रदेश, जिसमें इंदिरा सागर डैम है, गुजरात में सरदार सरोवर डैम है, महाराष्ट्र में कोयना डैम है, केरल में इदुक्की डैम है। ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश, श्रीशैलम डैम एंड नागार्जुन सागर डैम आपके आंध्र प्रदेश के अंदर है। जब आप बात करते हैं उत्तराखंड, वहाँ पे आपका आता है टेहरी डैम। हिमाचल वाला या पंजाब के जो इस वाले रीजन है इसमें बांगरा नागल डैम, और इधर जो है आपका नथपा जाखरी डैम। ये आपके कुछ मेजर्स डैम है जो आपको याद करने हैं, आपको समझने हैं, एंड आपको अपने मैप पे इसको पॉइंट आउट करके रखना है। अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है तो आप इसको बताने में झिझके ना, आप आराम से बताएं। हीराकुंड डैम कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश डैम कहाँ पे स्थित है, इदुक्की डैम कहाँ पे स्थित है, कोयना डैम कहाँ है, सरदार सरोवर डैम कहाँ है, इंदिरा सागर डैम कहाँ है, टेहरी डैम कहाँ है, बांगरा नागल डैम कहाँ है, और थोड़ा मैं देख लूँ नथपा झाकरी डैम कहाँ है। तो ये जो है आपको थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस जो विषय है उसमें हमने आपके साथ किन किन बातों पे चीज़ों पे बात किया, एक बार हम गो थ्रू हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमने आपके साथ एक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया कि वाटर रिसोर्स का अपना क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वाटर रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके ऊपर बात किया। जस्ट उसके बाद हमने बात की जो फ्रेश वाटर है उनमें से ऑल वाटर कितना 97%, 3% वाटर क्या है फ्रेश वाटर। अब अगर हम 3% वाटर को 100% मान लें तो उनमें से 79% आइस में है, 20% ग्राउंड के अंदर है, 1% ऐसा पानी है जो हमें ईजिली मिल जाता है। अब अगर 1 को ही हम 100% मान लें तो 52% लेक से मिल रहा है, ठीक है। 8% वाटर पेपर में है, 1% रिवर में है, बाकी 38 सॉइल के मॉइस्चर में है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रेश वाटर का।
फिर हमने बात की आपके साथ कि जल समस्या क्या है, जल समस्या किन किन कारणों के कारण आ रहा है, जिनमें हमने आपके साथ बात किया कि जल का अत्यधिक उपयोग, अत्यधिक जनसंख्या, औद्योगिकरण, नगरीकरण, जागरूकता का अभाव, जल प्रदूषण, यह मुख्य जल की समस्या है। इसके अलावा कुछ और समस्या के ऊपर हमने बात किया। इसके बाद हमने वाटर स्कैर्सिटी यानी जल दुर्लभता के क्या प्रभाव होते हैं उस पर हमने बात किया। हम इससे कैसे इस समस्या को दूर कर सकते हैं उसके सॉल्यूशन के ऊपर बात किया। एंड अगेन जल संसाधनों का प्रबंधन कैसे करें इस पर हमने बात किया, जिसमें हमने ये देखा कि प्राचीन समय में लोग जल संसाधन का प्रबंधन कैसे करते थे, आधुनिक समय में कैसे करते हैं। तो प्राचीन समय में लोग बांध बना लेते थे, सिंचाई कर लेते थे, मानव निर्मित लेक होते थे, टैंक होते थे इसके द्वारा। बट आधुनिक समय में लोगों ने मल्टी लेवल प्रोजेक्ट बनाने स्टार्ट कर दिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हमने बात की कि ट्रेडिशनली लोग पानी को कैसे बचाते थे और वर्तमान समय में लोग वर्षा के जलों को कैसे बचाते हैं। मल्टी लेवल प्रोजेक्ट क्या होता है, क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या इससे लॉसेस हैं, एंड मेजर डैम्स कौन कौन से हैं इंडिया के, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट मैप भी हैं, इस पर हमने बात किया। सो ये हमारे कुछ मुख्य विषय थे। ठीक है, एंड इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी आती है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको किस जगह पे कौन सी समस्या आई है। एंड तब तक के लिए धन्यवाद।